गुड मॉर्निंग साथियों। अपने कल की क्लास में पढ़ चुके हैं ईगो, इड ईगो और सुपर ईगो। और ये 3 भाग पढ़े थे, 3 प्रकार पढ़े थे, चेतन है, चेतन और अर्ध चेतन। फिर मनोविश्लेषणवाद जो मानसिक कारक है, उसमें अपन निराशीय, कुंठा, द्वंद। फिर द्वंद के 3 भाग पढ़े थे, उपागम, 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 परिहार, परिहार, द्वंद। और आज अपन तनाव पढ़ रहे हैं। आई होप कि जो मैंने पढ़ाया अब तक कोई डाउट ना हो। आज तनाव, तनाव क्या होता है? हमारे जीवन में हर किसी को तनाव से ग्रसित है। तनाव यानी स्ट्रेस, यानी जब किसी व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक या अनुचित मांग रख दी जाए तो उसके अस्तित्व को, यानी उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दे, तब तनाव पैदा हो जाता है। तनाव आत्मनिष्ठ होता है, कभी वस्तुनिष्ठ नहीं होता। क्या होता? आत्मनिष्ठ। जो घटना एक व्यक्ति में तनाव पैदा कर सकती है तो दूसरे में नहीं करती है। जैसे कि एक घटना, हर व्यक्ति घटना अलग अलग होती है। किसी को वो घटना उसके साथ ऐसी घट जाती है जिससे उसको तनाव हो जाता है, किसी के साथ वो नॉर्मली बिहेवियर करता है। ठीक है, तो सामान्य तनाव अपन के 2 प्रकार का होता है। यूस्ट्रेस, यानी किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति में थोड़ी तनाव की मात्रा होनी चाहिए, नहीं तो वह काम नहीं करेगा। तो उसे क्या कहेंगे? यूस्ट्रेस। क्या कहेंगे? यूस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस। फिर आता है डिसस्ट्रेस। डिसस्ट्रेस में जब तनाव की मात्रा अत्यधिक अधिक हो जाएगी कि वह काम करने में बाधा पहुंचाए, इसे अपन डिस्ट्रेस कहते हैं। यह हमेशा नकारात्मक होता है। जैसे कि तनाव, तनाव अपने कैसे होता है? जैसे अपनी आवश्यकता से अधिक मांग करना। जैसे कि बच्चा अपने पिता से उनकी योग्यता से अधिक मांग कर लेता है। ठीक है, जैसे बच्चे को चाहिए साइकिल और अपने पिता की नहीं, वो वैसी नहीं होना, साइकिल नहीं दिला पाना, तो बच्चा पिता के मांग रहा है तो पिता के तनाव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संपन्न नहीं है उसे वो चीज़ दिलाने के लिए। जैसे ही अपने देश परता आपने सुनी होगी। जैसे ही कोई लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो जो लड़की के ससुराल वाले होते तो काफ़ी दहेज की मांग कर देते हैं, जो लड़की के पिता को देने में दिक्कत आती हो या वो सक्सेस ना हो। ठीक है, जैसे कि कैसे आएगा? मांग, अधिक मांग कर रहे है वो लड़का कि हमें गाड़ी चाहिए और इतना दहेज चाहिए, तो पिता देने में संपन्न नहीं है तो वो तनाव में आ जाएगा। तो तनाव ऐसा होता है। ठीक है, और कुछ तनाव, जैसे अपन आज पढ़ाई कर रहे हैं और अगर अपन पढ़े नहीं और ये कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा, तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होना जरूरी है, जिससे क्या है अपन मोटिवेट होते रहेंगे कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ऐसा। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था? तनाव 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा पढ़ा था? यू स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस। ठीक है, यू और डिस। ठीक है, ये पढ़ा था। तो जो इसके छात्र में तनाव की क्रिया, जैसे कि किसी भी कोई व्यक्ति में तनाव पैदा करने के लिए सबसे पहले तनाव करता होगा जिसकी 3 विशेषता होगी: उत्पत्ति, मात्रा या काल। काल यानी समय, मात्रा यानी कितनी मात्रा में होगा, उत्पत्ति यानी उत्पत्ति का अर्थ है तनाव का कारण, कैसा कारण है। जैसे मैंने बताया कि दहेज मांगना या अपनी आवश्यकता से अधिक मांग करना, तो वो क्या हो गया? उत्पत्ति। तो मानसिक या सामाजिक होता है। ये क्या? जैविक। उत्पत्ति क्या? जैविक या मानसिक तनाव है। ठीक है, और ये सामाजिक तनाव भी हो सकता है। मानसिक, सामाजिक यानी दहेज मांगना, डिमांड करना या कुछ घर की डिमांड करना या घर बनाने में संभव होना। ठीक है, तो ये सामाजिक से जुड़ा हुआ है। फिर मात्रा, मात्रा क्या? मात्रा का तनाव करता कितना है, मतलब कितनी मात्रा में तनाव है। ठीक है, फिर काल यानी अर्थ है कि तनाव करता कितने समय से है, मतलब उसका भी समय काल होगा ना। जो समय काल है, 1 दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, जो भी समय काल है। तो इन तीनों को व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य से निकालना होगा। क्या? संज्ञानात्मक
परिप्रेक्ष्य से निकलना होगा। तो संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या है? जैसे कि व्यक्ति के मूल्य, अपेक्षाएं, रक्षा तंत्र और कोपिंग व्यवहार, अगर यह तनाव को रोकने में सक्षम नहीं हुए तब उसके दोनों प्रभाव होंगे, एक जैविक प्रभाव होगा, एक मानसिक प्रभाव होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? कोपिंग व्यवहार, मूल्य, अपेक्षा या रक्षा तंत्र। अगर उसकी मूल्य पर या अपेक्षा का, किसी व्यक्ति से अपेक्षा करना या रक्षा तंत्र करना या कोपिंग व्यवहार, अगर ये तनाव को रोकने में सक्षम नहीं होंगे तो तनाव बढ़ेगा और प्रभावित होगा। तो तनाव दो प्रकार का बताया। प्रभाव कैसे? दो प्रकार का। पहला है जैविक प्रभाव। तो जैविक प्रभाव क्या है और एक मानसिक प्रभाव क्या है? तो जैविक प्रभाव जो है ना, तो तनाव का कारण शरीर की क्रिया तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? शरीर की क्रिया तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कुछ रोग पैदा हो जाएंगे, कुछ रोग पैदा हो जाएंगे, जैसे रक्तचाप, दम स्तंभ आदि। इन्हीं रोगों को मनोदैहिक रोग भी कहते हैं, मनोदैहिक रोग भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या? मानसिक प्रभाव, जिसमें तनाव के कारण कुछ समय के लिए व्यक्ति की स्मृति का लोप हो जाता है और काम करने में ध्यान नहीं लगता है। कोई भी काम पर ध्यान से, तनाव में है तो कोई भी काम अपने सामने आएंगे तो अपन उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे साथियों। ठीक है, या ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो सोचने के तरीके बदल जाएंगे, अपनी सोच पूरी बदल जाएंगी। फिर आता है सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक क्या है? जो सामाजिक कारण मैंने आपको बताया है, सामाजिक कारण से जैसे मनोसामाजिक कारक भी कहते हैं इसे, क्योंकि सामाजिक क्रियाओं के दौरान व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक कारक में पहला क्या है? परिवार। तो परिवार के अनुशासन के दौरान मापदंड का अर्थ यह है कि एक ही व्यवहार पर पुरस्कार देना और उसी व्यवहार पर दंड भी देना। अगर माता पिता का यह व्यवहार निरंतर बना रहा है तब छात्रों में मूल्यों का व्यवहार विकास नहीं होगा, अर्थात वह नहीं समझ पाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, जैसे परिवार में रह रहा बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा है, कोई गलती कर रहा है उसको अपन उसी समय दंड नहीं दे रहे हैं तो वह आने वाले समय में उसको कभी पता नहीं चले क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो परिवार का हो गया। या अति संरक्षण, न्यूनतम संरक्षण, ये जैसे कि अपन ज़्यादा प्यार करते हैं या स्वतंत्र दे देते हैं, बच्चे को स्वतंत्रता दे देते हैं, काफ़ी लाड प्यार करते हैं, तो इसी से भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये अगर परिवार में आवश्यक में अधिक ध्यान दिया जाए, मतलब उस बच्चे की आवश्यकता से अधिक ध्यान दे रहे हैं, तब उस बालक के व्यक्तित्व में स्वतंत्रता का विकास नहीं होता है, उसमें दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति पड़ जाती है। और अगर न्यूनतम संरक्षण दिया जाए तब वह बालक अपराधी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है। अनुशासन के दौरान मापदंड पुरस्कार व दंड मूल्य विकार है। क्या है? मतलब समय पर उसको पुरस्कार भी दिया, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करा तो उसी टाइम उसको फीडबैक देना चाहिए, उसी टाइम उसको पुरस्कार। और पुरस्कार हमेशा एकांत में नहीं दिया जाता है। आप सभी को पता ही, अपने वार्षिक उत्सव होते हैं या अपन 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ही जो पुरस्कार अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो उनको, जो अच्छे पास आउट होते हैं, अच्छे प्रतिशत बन जाते हैं तो उनको सम्मानित करते हैं, तो पुरस्कार सभी के सामने दिया जाता है। लेकिन दंड क्या है? दंड हमेशा अकेले को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर पूरी क्लास में उस बच्चे को अगर खड़े करके अपन उसको दंड दे रहे तो ये अपन शिक्षक की भूल है। ठीक है। और माता पिता की अपेक्षा, जैसे कि माता पिता की अपेक्षा यानी मैं बताऊं तो जैसे कोई बच्चा है पढ़ने में एकदम वीक है, कमजोर है और अदर खेल में ज़्यादा अच्छा है, तो उसे अपेक्षा ज़्यादा करना है कि वो पड़ोस वाला बच्चा तो 95 लाया, 99% लाया और तू 60% लाया, तो वो दबाव बढ़ेगा, वो तनाव बढ़ेगा बच्चा। तो ज़्यादा अपेक्षा भी माता पिता को नहीं करना चाहिए, उसका लेवल देख के ही उससे अपेक्षा रखनी चाहिए कि बच्चे में योग्यता क्या है। ठीक है, तो एक बालक, जैसे कि माता पिता की अपेक्षा, एक बालक के व्यक्तित्व का विकास के लिए माता पिता की अपेक्षा वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए। कैसे? वास्तविकता, उस बच्चे की आवश्यकता वास्तविकता क्या है उसके आधार पर ही होनी चाहिए अपेक्षा, और लचीली होनी चाहिए, मतलब बी फ्लेक्सी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो बालक व्यक्तित्व में निराशा पैदा होगी। बच्चा अगर उसके पड़ोसी के बच्चे के समान नंबर नहीं लाया तो निराशा पैदा होगी। तो उच्च लक्ष्य ना
नहीं हो तो निराशा पैदा होगी, और जैसा जो चाहिए वैसा अपना बच्चा नहीं बन रहा है तो अपन को भी निराशा होगी, कोंटा होगी, ठीक है, जिससे भी अपने तनाव की शिकार हो सकते हैं अपन, ठीक है। फिर विद्यालय क्या है? विद्यालय में शिक्षक एक विद्यालय का शिक्षक विद्यालय के कार्य के लिए प्रतिमान मॉडल होता है। मतलब क्या है? शिक्षक जैसा होगा वैसे उसके छात्र होगा। शिक्षक अपने विद्यालय के शिक्षक विद्यालय के छात्रों के लिए मॉडल होता है, ठीक है, प्रतिमान मॉडल होता है। अगर ये मॉडल नकारात्मक है तब बालक के व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसा जिज्ञासा का समाप्त होना, ठीक है। जैसा अपना शिक्षक होगा वैसे ही बच्चे होंगे। वो नहीं कहते कि मैं भी मानता हूँ कि जैसे अपना शिक्षक होगा वैसे ही दर्पण है अपने बच्चे। जैसा शिक्षक जो कर रहा है वही क्रिया बच्चे करेंगे, क्योंकि माता पिता को वो बच्चा कभी भी, ये देखना आपके परिवार में भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे को देखने के मिलेंगे, अपन उसको चाहे सही बता रहे लेकिन एक बार उसको टीचर ने ये कह दिया तो वही मानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो कहाँ दे रहा है? स्कूल में दे रहा है, और ज़्यादातर अपने शिक्षक की बात मानेगा। तो माता पिता कहे बच्चा ये नहीं, ये गलत है, नहीं मेरे टीचर ने यही मीनिंग बताया था, ये स्पेलिंग ठीक है और उन्होंने ये बताया, तो अपनी बात भी नहीं मानेगा। तो क्या है? शिक्षक, इसमें विद्यालय से क्या ताल्लुक बताया कि शिक्षक और विद्यालय उस बच्चों के प्रति एक दर्पण है और एक मॉडल है, जैसा रियल मॉडल, ठीक है। फिर मित्र मंडली में रहेगा बच्चा, जैसे उसके साथी रहेंगे वैसा बनेगा वो। अच्छे अगर पढ़ने वाले छात्र है तो वो प्रभाव भी बच्चे पर पड़ेगा, ठीक है। तो व्यक्तित्व छात्र व्यक्ति पर उसके साथियों का प्रभाव भी पड़ता है, और उसके मित्र मंडली अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मित्र मंडली नकारात्मक है तो व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर अपन ने सामाजिक में पहला कौन सा पढ़ा था? परिवार पढ़ा था। फिर विद्यालय आता है, फिर संस्कृति। संस्कृति क्या है? कल्चर, मतलब ये क्या? संस्कृति। और एक होती है संस्कृति और एक संस्कार। तो संस्कार तो अपने वर्तमान में माता पिता से मिलते, लेकिन संस्कृति जो परंपरा से चली आ रही है, जैसे परंपरा से कौन सी? अपन दीपावली मनाते, होली मनाते, ये परिवार जो संस्कृति आगे से, जैसे अपनी पहनावा है, ये अपनी सब संस्कृति है। लेकिन संस्कार जो अभी अपने माता पिता से अपन ग्रहण करते हैं वो अपनी संस्कार है, कैसा अपना व्यवहार है वो डिफरेंट संस्कार पे पड़ता है। और संस्कृति जो परंपरा से चले आए, तो एक बालक में संस्कृति का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है, क्योंकि वह मूल्य व्यवहार का तरीका है, पद्धति अपने समाज से सीखता है। इसीलिए अगर शिक्षक को इस बात का ज्ञान है कि उसके छात्र की संस्कृति क्या है, तब वह उसके व्यक्तित्व का अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। फिर आता है आवश्यकताएं। आवश्यकता हमेशा किसी भी वस्तु की कमी होना, जैसे कि एक तो प्राथमिक होती है आवश्यकता, एक होती है गौण आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक अवस्था कैसे होती है अपनी आप सभी को ज्ञात है? भूख, प्यास, निंदा, काम, फिर जैविक, फिर जन्मजात आवश्यकता। जैसे प्राथमिक आवश्यकता में पूछा जाए कि प्राथमिक आवश्यकता क्या है? भूख, प्यास, नींद, काम। और यह कैसे पर्सन बनेगा? निम्नलिखित में से प्राथमिक आवश्यकता नहीं है तो कौन कौन सी? भूख, प्यास, नींद और स्वतंत्रता, यह अर्जित की जाती है, ठीक है। तो गौण कह सकते हैं। तो आप क्या होता है? भूख, प्यास, नींद तो है लेकिन गौण नहीं है, ठीक है। तो जैविक आवश्यकता, फिर जन्मजात आवश्यकता, फिर होती है गौण आवश्यकता जो सामाजिक आवश्यकता होती है। आप सभी को पता ही है, हमेशा अपन चाहते हैं जैसे जीवन में उपलब्धि प्राप्त करना, ठीक है। पहला कौन सी? शरीर की आवश्यकता। इसे अपन आवश्यकता का क्रम का सिद्धांत भी कह सकते हैं जो मस्लो ने दिया था। तो इसने 5 प्रकार की आवश्यकता बताई मुख्य रूप से मस्लो ने, ठीक है। तो पहले में गौण आवश्यकता। गौण अवस्था कैसे? तो सामाजिक होती है, सामाजिक आवश्यकता होती है, जीवन में उपलब्धि, व्यक्तित्व का विकास करता है हमेशा। और प्रतिष्ठा यानी समाज संबंध, प्रतिष्ठा, सामाजिक संबंध, फिर स्वतंत्रता, फिर अर्जित की जाती है। ये क्या है? गौण आवश्यकता हमेशा अर्जित की जाती है, लेकिन प्राथमिक अपन को जन्मजात होती है। फिर आवश्यकता को क्रम का सिद्धांत देने वाला मास्लो था। उसने सर्वप्रथम एक त्रिभुज के आधार पर बताई थी 5। तो पहला जो अपने मानव की अपनी आवश्यकता होती है, पहली होती है शरीर को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा, ठीक है, ये शरीर।
और शरीर से सोचती सुरक्षा, आदमी सुरक्षा करेगा तो घर बनाएगा, ठीक है। घर बनाना, परिवार के साथ रहना, ये शरीर की अवस्था, फिर सुरक्षा अवस्था आवश्यकता, घर बनाना, फिर संबंध, अगर घर बन गए, शरीर से भी अच्छे हो गए, सुरक्षा होगी तो संबंध बनाएगा, ठीक है। जो आस पड़ोस जहाँ भी रहेगा नए वातावरण में तो समाज में जाएगा, आएगा, बैठेगा, संबंध बनाएगा, दोस्त बनाएगा। फिर प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा यानी सेल्फ, सेल्फ उसका मतलब सम्मान चाहेगा, जो उसने काम किया है या संबंध बनाएगा तो उसमें वो चाहेगा कि मेरे समाज में इज्जत हो, कि मेरा प्रोफेशनल ये है, सब मुझे प्रेरित हो ये। फिर आत्म वास्तविकताकरण, अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग करे, जैसे जो उसकी योग्यता है तो उसका सम्मान पाएगा कि मैंने आज इतना अच्छा शिक्षक बन गया, इतना मैंने आरएस क्लियर किया, तो अपनी प्रतिष्ठा आत्म वास्तविकता करण करेगा, ठीक है। तो अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग करेगा, जैसे अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग करना है, जैसे उसको सम्मानित पाएगा। हमेशा ये भावना हर एक व्यक्ति की रहती है कि मैंने जो काम किया है तो मुझे उसका सम्मान मिले, पुरस्कार मिले और मेरा नाम वो सब मुझे याद करे, ठीक है। ये हमें रहता ही है। फिर अपन कहते हैं व्यक्तिगत मापन, जैसे कि व्यक्तिगत मापन से क्या अर्थ ये है, तो ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और व्यक्तिगत मापन में थोड़ा बता दो, अपने अवलोकन तो पढ़ा ही था, साक्षात्कार प्रश्नावली पढ़ा था, अभी अपन निर्धारण मापन नहीं करेंगे। जैसे अपन गुणों का कैसे निर्धारण करते हैं और कैसे निर्धारण मापने, कैसे किसी व्यक्ति का निर्धारण मापने कैसे करते हैं, कब उसको अपन पूरे कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, पूरा मापन कैसे करते हैं, तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।